Today's topic is relation between electric intensity and electric potential. काफी important relation है. Relation between electric intensity and electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी विल डिनोट बाय द लेटर V. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज डिनोटेड बाय E. लेकिन जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. तो दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है? एक रिलेशन निकालना है. क्लियर है? तो देखिए कैसे निकालेंगे. सपोज हमारे पास yesterday we have studied about the concept of equipotential surfaces. और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का सपोज वी हैव कंसीडर्ड और सपोज और टेकन अ सेक्शन ऑफ, दिस इज अ सेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. हमने एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है, सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ले ली हैं. और आपको पता है अगर यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे क्या होगा? V3. तो टू एडजेसेंट जो सर्फेसेस हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, उनके बीच में जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो कितना होगा? V1 माइनस V2. देखिए यहाँ पे हम V2 माइनस V1 नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे आप सरफेस चार्ज से आप दूर जाते जाओगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. तो नियरेस्ट में पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम. तो V1 की वैल्यू ज्यादा होगी V2 से. तो V1 माइनस V2 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? डेल्टा V आएगा. ठीक है, डिक्रीज करेगा. अब आपके पास क्या है कि सपोज दो एडजेसेंट सरफेसेस के बीच में आपने जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दोनों सरफेसेस के बीच में वो कितना है? dV है. तो बेटा स्क्रीन विजिबल है ना? सपोज आपने एक टेस्ट चार्ज ले लिया P और उस टेस्ट चार्ज को आप क्या करना चाहते हो? एक डिस्टेंस dr से मूव करना चाहते हो फ्रॉम वन पोटेंशियल सरफेस टू अनदर. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने एक टेस्ट चार्ज लिया है प्लस q, उसको एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे आप क्या करना चाहते हो? मूव करना चाहते हो. सपोज यहाँ से यहाँ ये आपके पास पॉइंट है P और ये आपने यहाँ तक इसको ले आए इस टेस्ट चार्ज को बाय ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ dr. ठीक है, ये है. अगर इसको हम ऐसे कंबाइन कर देते हैं तो ये आपके पास एक एक्सिस बन जाता है. ठीक है, एस एक्सिस का बाद में नाम देंगे. एक्चुअली दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एस एक्सिस. इसके अलोंग आपने क्या किया है? इस टेस्ट चार्ज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक क्या कराया है? ट्रेवल किया है, लेके गए हो बाय ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट dr. dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस P के ऊपर आपको पता है हर पॉइंट पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये नॉर्मल होगा तो ये कुछ ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास. और ये इस सरफेस के साथ देखिए कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल थीटा, क्योंकि P क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट पे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो कुछ इस ये डायरेक्शन रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब देखो जब आप इस टेस्ट चार्ज को P से एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरी पोटेंशियल सरफेस तक लेके गए हो बाय ट्रेवलिंग ए डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, तो यहाँ पे कुछ वर्क डन भी हुआ होगा. वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज किसमें रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है.
ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन भी लगा होगा, और हमें पता है वर्क डन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर यहाँ से वर्क डन निकालोगे तो क्या आएगा, V इंटू क्यू। और एक सरफेस से दूसरे सरफेस के लिए लेके गए हो, ये V क्या होता है एक्चुअल में, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V। कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे लेके गए हो तो दोनों सरफेसेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा V। तो यहाँ से आपके पास जो W आएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा V इंटू क्यू। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज कितना होगा, वो होगा आपके पास W इज इक्वल टू माइनस क्यू डी। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यू लिखा है हमने, माइनस इसलिए आया है क्योंकि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। आप चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर लेके गए हो बाय ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस dr। लेकिन जब आप इस सरफेस से इस सरफेस में जा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल या डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो नेगेटिव साइन यहाँ से शो करता है, नेगेटिव साइन मीन्स we are moving towards decrease in potential। ये क्लियर है सबको, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, डिक्रीज इन पोटेंशियल। और ये डिक्रीज इन पोटेंशियल किसके डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ E, क्योंकि E की डायरेक्शन भी क्या है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ ही है। यहाँ तक कोई क्लियर है। अब देखो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, श्रुति यू आर लेट। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। जब किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, किसी भी बॉडी पे जब फोर्स कांस्टेंट लगता है उस केस में हम वर्क डन का एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं। वो कौन सा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है। और इस फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, Q इंटू ई। तो ये आपके पास हो जाएगा Q E डॉट डी आर। ये मैंने कल भी बताया था। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q E डी आर कोस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू डी वी, ये वाली इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इज Q E डी आर कोस ऑफ थीटा। ये क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास Q से Q कैंसिल हो जाएगा। और ये आपके पास, अगर मैं डी आर को dv के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr। ये सबको पता है। और आपको पता है E cos थीटा क्या है, E cos थीटा एक कंपोनेंट है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर ले, जैसे कि एक कंपोनेंट, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको करना नहीं है। इसका एक कंपोनेंट तो E cos थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, किस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ dr। ठीक है, dr की डायरेक्शन में आ जाएगा। और एक कंपोनेंट ये होगा साइन थीटा वाला। तो E cos थीटा यहाँ पे क्या है, E cos थीटा इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबको पता है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास आ गया है कि जो E है वो किसके डायरेक्शन में है, E cos थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ dr। ठीक है, अब देखो dr क्या है, इज अलोंग एक्स एक्स एस एक्सिस। ये आपने लिया है एस एक्सिस। हम इसको एस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बाद में जाके हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग द एक्स वाई और जेड कंपोनेंट ब्रेक में शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास dr है इज अलोंग एस एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एस, क्योंकि ये क्या है, एक कंपोनेंट है। तो ये हम क्या लिख देंगे, dv बाय dr। क्योंकि ये जो E cos थीटा है वो dr की ही डायरेक्शन में है, E cos थीटा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों के बीच में एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। cos 0 कितना होगा, 1। तो सिंपली मैं लिख दूंगी ई एस इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, नहीं तो आगे चलते हैं। अब आप क्या करोगे, बस अब कुछ नहीं करना है। ये E अलोंग एस एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे, ई एक्स ई वाई ई जेड, और बस होगी हमारी इक्वेशन। अब देखो
यहाँ पे अगेन क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे अगेन नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से इसको एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस में लिख लें तो क्या होगा, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। याद होगा हमने 11th में ऐसा एक फॉर्मूला किया था, ई वाई क्या होगा, माइनस डेल वी अलोंग डिवाइडेड बाय डेल वी, और सॉरी डेल्टा वाई, और ई जेड क्या होगा, माइनस डेल जेड ओवर डेल, सॉरी डेल वी ओवर डेल जेड, ये होगा। अब अगर हम इन तीनों का अगर देखें तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज माइनस ऑफ dv ओवर dr। देखिए आप तो बोलोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दिया फिर भी यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। बेटा ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है, ये नेगेटिव डिक्रीजिंग पोटेंशियल के लिए है, ना कि dv को पॉजिटिव बनाने के लिए है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इसको क्या बोलोगे, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये कैसा है, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे डिफाइन करोगे, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंड एट ए पॉइंट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा किसके, इलेक्ट्रो ये आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके। तो इसको हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, न्यूमेरिकल्स में आपका माइनस साइन रहेगा, आप इसी रिजल्ट को उठाओगे। अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ मैं आप लोगों को। बेटा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर डिफाइन करना आ जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका ये रहेगा। ठीक है, इसके लिए डेरिवेशन करोगे, और मैं आपको बता देती हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि क्या किया है तो अभी पूछ लीजिए, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। हर पॉइंट पे कोई भी आप एक पॉइंट लेंगे इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, उस पॉइंट पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। और वो अगर आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो अलोंग द एस एक्सिस तो वो हमेशा कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अगर क्लियर है तो, सो दैट क्लियर हो जाए आप लोगों को। न्यूमेरिकल है, बेटा स्क्रीन सबका एक जगह रुक गया है क्या, कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको, जो मैं लिख रही हूँ वो साथ साथ दिख रहा है ना? ओके, न्यूमेरिकल इज ए यूनिफॉर्म, सब लोग करें ये न्यूमेरिकल, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इशू किसी के में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बेटा, आप थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाइए। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम exist in the vertical downward direction, exist in the vertical downward direction, find increase in the electric potential as one goes up through a height of 50 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये होगी उसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फाइंड इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। अगर कोई 50 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उस केस में आपको बताना है कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इंक्रीज इन पोटेंशियल मतलब आपको क्या निकालना है, डीवी निकालना है। ठीक है, आपको डी आर गिवन है कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर्स में चेंज करोगे ये आपके पास आ जाएगा 50/100 एंड हाफ मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो ई गिवन है वो कितना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपके पास आ जाएगा 10, लेकिन कितना, -10 न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन किसके लिए है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। बस अब आपको निकालना क्या है, ई आपको निकालना है -dv/dr। अब फॉर्मूले में आपके पास -dv है, अब आपको क्या निकालना था, dv निकालना था। तो dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू, ये माइनस साइन तो इनके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ई डी आर यही आएगा। अब आपके पास ई कितना है, एक माइनस साइन तो पहले ही है, ई कितना है -10, और ये आपके पास डी आर कितना हो जाएगा 1/2, तो माइनस माइनस कैंसिल, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना आया, 5 वोल्ट। ठीक है, काफी लोगों का आंसर निकल गया है, वेरी गुड। आगे चले बेटा, बेटा स्क्रीन सबको विजिबल तो है, चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक 43 मिनट्स 9, ठीक है हो जाएगा बेटा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया था कि जब आप किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, और उस वर्क डन को वो टेस्ट चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो वो तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है बेटा। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हो सकते हैं, एक चार्ज से ज्यादा जितने भी चार्ज होंगे उसको हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। जैसे अगर 2 चार्जेस हैं उसको आप एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बोल सकते हो, अगर आपके पास 3 चार्जेस हैं उनको भी आप एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बोल सकते हो, अगर आपके पास 4 चार्जेस हैं, या फिर आपके पास ऐसे ही करते करते कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, तो उन सबको आप क्या बोलोगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलोगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप सबको पता है किसी भी सिस्टम की क्या होगी, कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, ये जो एनर्जी होगी वो टोटल अमाउंट ऑफ क्या होगी, वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। मान लो एक चार्ज को इन्फिनिटी से आप किसी गिवन पोजीशन पे लेके आए, मान लो Q1 को, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा मान लो W1। दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पोजीशन पे लेके आए, ठीक है, ये पोजीशन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो वर्क डन कितना हुआ, W2, W3, इस तरीके से। तो इन सबको अगर क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, इन सबका सॉरी सम कर देंगे, तो वो क्या होगा आपके पास, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसका क्या होगा, जो वर्क डन है इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस। जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को इन्फिनिटी से किसी एक फिक्स्ड पोजीशन पे लेके आ रहे हो, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले टू सिस्टम, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी वजह से जो सिस्टम बन रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस की। अगर हमारे पास एक सिस्टम हो कितने चार्जेस का, 2 चार्जेस का, तो उस केस में आपके पास जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो मान लेते हैं हमने क्या किया, ये एक पॉइंट ले लिया हमने P, और बेटा इस पॉइंट P पे एक चार्ज
Q1 को हमने रखा हुआ है, ठीक है। समझिए, एक ये पोजीशन है P1, इस पोजीशन P1 पे हमने एक चार्ज Q1 को रखा हुआ है एंड इसकी पोजीशन कितनी है R1, ठीक है। इस चार्ज की पोजीशन कितनी है, दैट इज गिवन बाय ए पोजीशन वेक्टर R1, ठीक है, स्पेस के अंदर है ये। अब हम किसी दूसरे चार्ज Q2 को, ये मान लो यहाँ पे ये Q2 एक चार्ज है और ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से उठा के हम क्या करना चाहते हैं, इसको मान लो इस पोजीशन P2 पे लाना चाहते हैं, दिस इज P2 and its position vector is R2 in the space. Now we want to bring this charge Q2 from infinity to a position P2. P2 के ऊपर लाना चाहते हैं और फिर ये P2 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, Q1 के में, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होगा, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे हो तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ये सिस्टम, मतलब जो ये दो चार्जेस का सिस्टम आपने लिया है, वो सिस्टम अपने अंदर स्टोर करेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। हम ये करना चाह रहे हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है। तो थोड़ा सा समझिए किसी चीज को, तभी आप लिख पाओगे। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस सिस्टम की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा इस Q2 को यहाँ पे लाने में, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो चार्ज है, ये जो पॉइंट है, ये इस चार्ज के फील्ड में प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन अगेंस्ट में करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगा वो यहाँ पे कितना होगा, V इंटू क्यू। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे ला रहे हो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना प्रेजेंट है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R12, ठीक है। फिर क्या करोगे, Q2 को लेके आ रहे हो तो Q2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, वही क्या होगा, वर्क डन। ये हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि P1 पे Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड इट्स पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R1 इन स्पेस। अनदर चार्ज Q2 को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हो, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ये। अब ये आप P2 पे लाना चाह रहे हो एट पोजीशन वेक्टर R2। अब आपके पास जो P1 P2 है, ये जो P1 P2 है, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर लीडिंग फ्रॉम P1 टूवर्ड्स P2, तो इसको आप लिखोगे R12। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पे, P2 के ऊपर, किसकी वजह से, जो Q1 रखा है कहाँ पे, P1 पे। प्लीज समझिए। नाउ electrostatic potential at P2 due to charge plus Q1 present at P1, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे किस चार्ज की वजह से निकालोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही होता है। तो Q कहाँ से लाओगे, इस Q की वजह से, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 कितना आ गया है, ये आ गया है आपके पास 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज है आपके पास Q1 और ये जो आप इसका P1 P2 तक का डिस्टेंस कितना है, गिवन बाय R12। इतना क्लियर है। अब अगर आपके पास देखिए, इस Q2 को अगर यहाँ पे लाना चाह रहे हो, तो जो वर्क डन है, वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2, तो वो वर्क डन क्या होगा, अभी मैंने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, वर्क डन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W बाई Q। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो V मतलब पोटेंशियल इंटू Q, किसको ला रहे हो, Q2 को ला रहे हो। तो पोटेंशियल कितना गिवन है, पोटेंशियल आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 R12 और ये क्या आ जाएगा, Q2। क्लियर है। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम पे करना पड़ेगा, इस Q2 पे करना पड़ेगा, सॉरी, किस में लाने के लिए, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से लाने के लिए। और इसी वर्क डन को ये सिस्टम अपने अंदर स्टोर कर लेगा, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12। किसी को कोई प्रॉब्लम है।
दो चार्जेस लिए थे Q1 Q2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और दोनों से चार्जेस R1 और R2, जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R1 R2 लीडिंग फ्रॉम P1 टूवर्ड्स P2। तो ये आपके पास वर्क डन आ गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम? ये तो था जब आपके पास सिस्टम कैसा था, दो चार्जेस का। अब अगर हम, ये क्लियर है ना? चले, अब मैंने ये बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब थोड़ा आगे जो भी हम लेंगे चार्जेस वो थोड़ा सा देखिए। अगर मान लो अब ये कितना क्या सिस्टम है, एक सिस्टम है कंटेनिंग थ्री चार्जेस। यहाँ पे आपके पास Q1 प्रेजेंट है, मान लो आप Q2 को लाना चाह रहे हो, ठीक है, कहाँ से? इंफिनिटी से। Q3 को लाना चाह रहे हो किस पे? इंफिनिटी से। तो मान लो Q2 को लेके आए, तो Q2 को लेके आए तो आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? यही हो जाएगी Q1 Q2 ओवर R12, ठीक है। लेकिन जब Q3 को लेके आओगे तो आपको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? Q1 और Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वो देखते हैं। अगर हम क्या ले लें, अब एक सिस्टम ले ले कंटेनिंग थ्री चार्जेस। ये थ्री चार्जेस कुछ ऐसे होंगे, मान लो यहाँ पे ये P1 पोजीशन है, ये P2 पोजीशन है और ये P3 पोजीशन है। यहाँ पे Q1 है, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, Q3 को लेके आओगे, जब आप Q2 को लेके आओगे तो किसके अगेंस्ट वर्क करोगे? Q1 को, Q1 के अगेंस्ट वर्क करोगे, ठीक है। Q2 को ला के यहाँ पे प्लेस कर दिया, किसके अगेंस्ट वर्क किया? इसके अगेंस्ट। तो आपके पास जो अभी फॉर्मूला हमने निकाला था वही आ जाएगा। लेकिन जब Q3 को लेके आओगे तो आपको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? आपको Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 इंटू Q3। देखिए क्या आएगा आपके पास, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये आ जाएगा Q1। जब Q3 को लेके आ रहे हो तो किसके अगेंस्ट वर्क करना है? Q1 के अगेंस्ट। तो Q1 Q3 ओवर कितना आएगा? R13 प्लस में किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? Q1 Q2 ओवर R12। क्लियर है बेटा ये चीज? जब आप तीन चार्जेस ले रहे हो, ठीक है, दो चार्जेस को अगेंस्ट द दूसरे चार्ज के लेके आ रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब Q2 को लेके आओगे तो आपने देखा इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 ओवर R12। ये तो हमने देखा अभी। जब Q3 को लेके आओगे इंफिनिटी से इस पॉइंट पे, तो आपको Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जब Q3 को लेके आ रहे हो तो जो वर्क डन होगा वो आपका कितना होगा? Q1 Q3 ओवर R13। बट ये काफी नहीं है, अभी Q2 के अगेंस्ट भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो होगा Q1 Q2 ओवर R12। ये क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सीधा ही n चार्जेस की वजह से n चार्जेस पे शिफ्ट करते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम कैसा हो, कंटेनिंग n चार्जेस। तो सिस्टम है कंटेनिंग, मतलब हम क्या करना चाहते हैं? n पॉइंट चार्जेस को इंफिनिटी से उनकी पोजीशन पे, डिफाइंड जो पोजीशन है उन पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसके जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो जब पहले आप मान लो किसी Q1 चार्ज को लेके आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स पोजीशन हमने डिफाइन नहीं की है, यहाँ पे Q1 चार्ज को लिया नहीं है, हम Q1 को भी क्या लेके आ रहे हैं? इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं इस पोजीशन पे। तो मान लो इंफिनिटी से इस पोजीशन पे लेके आए, तो जो वर्क डन है, वर्क डन कितना होगा? V इंटू क्यू होगा। तो यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया, ठीक है। Q1 को ले आए, ठीक है, यहाँ पे ले आए, आपने रख दिया। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे? Q2 को लेके आओगे, Q2 को लेके आओगे कहाँ से? इंफिनिटी से, और उसकी फिक्स्ड पोजीशन मान लो ये आपने रखी, किस पोजीशन पे ले आए Q1 को? P1 और ये है R1, ठीक है। ऐसे ही Q2 को लेके आए इंफिनिटी से कहाँ पे? P2 R2 पे। तो वो क्या होगी? वो आपके पास, उसमें आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? क्योंकि अब तो मान लो Q2 को आप यहाँ लेके आ रहे हो P2 पे, ठीक है, ऐसे। तो अब तो आपको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इंफिनिटी से आपने इसको P1 पे लाके रख दिया है। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? वर्क डन होगा पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये आपके पास हो जाएगा Q1 और ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये हो जाएगा R12 इंटू Q2। ये चीज क्लियर हुई। अब ऐसे ही जब थर्ड चार्ज को लेके आओगे, मान लो ये P3 पोजीशन है, थर्ड चार्ज को जब लेके आओगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो जो W3 होगा वो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया जब सेकंड को लेके आए तो आपने वर्क डन कितना किया, फर्स्ट को लेके आए तो वर्क डन 0 था क्योंकि कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था, तो 0 हो गया W1 में। W2 में ये वाला वर्क डन हो गया। तो जब थर्ड चार्ज को लेके आओगे तो आपको Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास टोटल वर्क डन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो Q1 किसको लेके आ रहे हो, थर्ड चार्ज को, और ये कितना हो जाएगा R13 प्लस Q2 Q3 और ये आपके पास हो जाएगा R23। ये क्लियर है। ऐसे ही जब फोर्थ चार्ज को लेके आओगे तो आपको किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, मान लो ये फोर्थ को लेके आ गए आप यहाँ पे, तो फोर्थ को जब लेके आओगे तो Q1 Q2 और Q3 तीनों के ही अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। पहले तो Q1 Q4 करो, Q1 के अगेंस्ट वर्क डन किया और ये हो गया R14। फिर क्या करोगे, Q2 के अगेंस्ट वर्क करोगे तो Q2 Q4 ओवर R24। क्लियर है। और फिर किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, Q3 के, तो Q3 Q4 और ये हो गया R34। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सीधा चलेगा डेरिवेशन आपका ऐसे ही, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही अगर आपके पास n चार्जेस हो, टाइम हो गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो टोटल वर्क डन होगा उस टोटल वर्क डन को वो सिस्टम अपने अंदर स्टोर कर लेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। ठीक है। तो अगर आपके पास ये क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या होगा Q1 Q4 सॉरी Q1 Q2 होगा। पहले तो शुरू में तो क्या था, ये तो 0 था W1 की वजह से, 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या था Q1 Q2 ओवर R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर था Q1 Q3 ओवर R13 प्लस ये था Q2 Q3 ओवर R23, ये हो गया W2 सॉरी W3। और W4 क्या था 1 ये पूरा वाला। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकती हूँ और आपके पास क्या आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R12 प्लस Q1 Q3 ओवर R13 प्लस Q1 Q4 ओवर R14 प्लस ये आपके पास आएगा Q2 Q3 ओवर R23 प्लस इसी तरीके से हम कहाँ तक चलेंगे Q2 Q3 हो गया। ठीक है। Q2 Q4 हो जाएगा R24 प्लस लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपके पास Q3 Q4 और ये आ जाएगा R34। अब देखिए हर बार आपके पास जो पेयर है, जैसे Q1 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, Q1 Q2 एक बार तो यहाँ पे आ गया है, Q1 और Q2 एक बार यहाँ पे आ गया है, मतलब आपका जो पेयर है ना बेटा, वो एक पेयर 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कैसे आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए I इक्वल टू 1 to n और ये आपके पास क्या हो रहा है QI भी चेंज हो रहा है आपका, मतलब Q1 Q2 भी चेंज हो रहा है और सेकंड वाला चार्ज भी चेंज हो रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो QI या फिर QJ लिख लीजिए और QK। ठीक है। और ये आपके पास R भी क्या आ जाएगा JK। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो आपका हर पेयर में एक टर्म रिपीट हो रही है। ठीक है। अगर पहले में Q1 था, एक पेयर दो चार्जेस है, 2 चार्जेस में अगर यहाँ पे Q1 है तो नेक्स्ट पेयर में भी आपको क्या मिलेगा Q1। ऐसे ही अगर यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला है, अगर इसमें अगर आपके पास 2 है तो नेक्स्ट वाले में क्या मिलेगा आपको Q2 चार्ज मिलेगा। तो हर पेयर में चार्जेस क्या हो रहे हैं 2 बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे इसको 1/2 से, इस इक्वेशन को क्या कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 सिग्मा, इसको लिखेंगे एक बार J इक्वल टू 1 to J इक्वल टू n, फिर हम लिखेंगे सिग्मा K इक्वल टू 1 to K इक्वल टू n और यहाँ पे लिख देंगे J नोट इक्वल टू K, मतलब पेयर में दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। और क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट QJ QK और ये RJK।
बेटा ये समझ आ गया ना क्या किया, क्योंकि आप खुद देखोगे बुक ओपन करके यहाँ पे सारे जो चार्जेस हैं वो पेयर में रिपीट हो रहे हैं। एक जैसे Q1 चार्ज है वो फर्स्ट पेयर में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, ऐसे ही अगर Q2 सेकंड में भी, सेकंड पेयर में भी है तो थर्ड पेयर में भी मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया, 1/2 को क्या कर दिया है, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एक बार समीशन लगा दिया है, एक बार j की वैल्यू 1 से n चेंज होगी, दूसरे में k की वैल्यू 1 to n चेंज होगी। लेकिन जब दूसरा रहे k की वैल्यू लोगे तो उस टाइम पे j इज नॉट इक्वल टू k, मतलब अब रिपीट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपके पास इक्वेशन थी, ये आपके पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके एक बार इसको बुक से देख लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। पहले ही बता रही हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं से भी कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।